हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजीव कश्यप है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रैंड आई-10 न्यूज़ की एक छोटी सी वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आप ग्रैंड आई-10 न्यूज़ के रिव्यू शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली थी, मैंने इसमें क्या फ़ीचर्स देखे थे और आज कुछ टाइम चलाने के बाद ये गाड़ी मुझे कैसी लगती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब मैंने ये गाड़ी ली तो उस टाइम मेरा जो बजट था वो 6.5 से 7 लाख के बीच में था और मैंने इस रेंज में आने वाली सभी गाड़ियों के रिव्यूज़ जो थे वो इंटरनेट पे देखे। तो इस बार मेरा इरादा जो था वो मारुति स्विफ्ट की गाड़ी लेने का था, क्योंकि मैं इससे पहले ऑलरेडी 3 हुंडई की गाड़ियाँ चला चुका था। लेकिन जब मैंने इसका टेस्ट ड्राइव बुक कराया और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे लगा कि मुझे ग्रैंड आई-10 न्यूज़ के साथ कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी स्पोर्टी लुक में तो है ही है, लेकिन इसमें फीचर भी जो हैं वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने ग्रैंड आई-10 न्यूज़ को परचेज़ कर लिया। मेरी ये गाड़ी 2021 मॉडल है। ये गाड़ी मेरी पेट्रोल मैनुअल स्पोर्ट्स वर्जन में है। अभी तक मैं इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेट 9800 किलोमीटर तक चला चुका हूँ और 9800 किलोमीटर तक चलाने के बाद मुझे इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा अभी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं सबसे पहले अगर इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स जो थे वो एलीट i20 में मुझे नहीं मिले थे, लेकिन ग्रैंड आई-10 न्यूज़ में इन्होंने प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दे रखे हैं। हेडलाइट्स की बात करूँ तो नॉर्मल रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स हैं। बल्ब इस बार चेंज कर दिया इन्होंने, H4 की बजाय इन्होंने H19 बल्ब दिया है और हेडलाइट जो है थोड़ी छोटी कर दी है। तो आते हैं अगले फीचर्स की तरफ। तो इसमें 14 इंची के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 165/70 R14 इसका टायर साइज़ है। ये फीचर जो है मुझे जो मारुति स्विफ्ट का जो मैं वेरिएंट चूज़ करने जा रहा था उसमें मुझे अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे थे, उसमें नॉर्मल स्टील रिम्स थे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OBRM मिल जाते हैं आपको इसमें, और जो इंडिकेटर्स हैं वो OBRM के ऊपर दे रखे हैं जो इसकी लुक को कहीं ना कहीं स्पोर्टी बना देते हैं। हालांकि ये जो OBRM है ये फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, इसमें अंदर बटन लगा हुआ है जिसे प्रेस करने पर ये फोल्ड होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इसमें इन्होंने रूफ रेल दे रखी है और साथ में ही इन्होंने शार्क फिन एंटीना दे रखा है। यही एंटीना गाड़ियों के ऊपर अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास एलीट i20 थी उसमें शार्क फिन एंटीना नहीं था, वो लंबी डंडी वाला एंटीना था, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था इस गाड़ी में। 8 इंच का टच स्क्रीन स्टीरियो दे रखा है, साथ में रिवर्स कैमरा है विद डायरेक्शन के साथ। अगर मैं स्टीरियो की बात करूँ तो स्टीरियो में एक एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिल जाता है, कार एप्पल प्ले का है और DVRM का फीचर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। डिवाइस कनेक्शन में आप देख सकते हो इसमें ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो और कार एप्पल कार प्ले। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें DVRM का फीचर मिल जाता है आपको। DVRM का फीचर मतलब कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो इस मिरर में देखने की बजाय आप डायरेक्ट कैमरे के थ्रू पीछे का व्यू देख सकते हो चलती गाड़ी में। नया फीचर है लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। जब गाड़ी चलती है आपकी, सपोज करो 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और अगर आप कैमरे के थ्रू अगर पीछे की तरफ देखते हो तो चक्कर आ सकता है आपको, तो इसको अगर आप अवॉइड करो तो ही अच्छा है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है इसका, लेकिन अब फीचर कंपनी ने दिया है तो ठीक है, मैं यूज़ नहीं करता इसे, आप यूज़ कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC इन्होंने दे रखा है इस बार। स्पोर्ट्स एलीट i20 थी उस मेरे पास पहले, तो उसमें ये फीचर नहीं था, उसमें मैनुअल AC था। लेकिन AC में कोई मैंने देखा नहीं कुछ भी, ऑटोमेटिक AC है। चलो ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने हिसाब से ये टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस बार जो डैशबोर्ड है इन्होंने बिल्कुल स्पोर्टी लुक में दे रखा है। मतलब जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको लगता है कि भाई आप एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हुए हो। तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने। और स्टीरियो की जो एडजस्टमेंट है वो भी बहुत अच्छी कर रखी है। वो ये किया सोनेट से मिलती जुलती लगी मुझे, क्योंकि मैंने किया सोनेट जो है मेरे ब्रदर के पास है, तो उसका जो डैशबोर्ड है उसमें स्टीरियो इसी तरह से फिट कर रखा है उन्होंने। स्टीरियो कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर दे रखे हैं, हालांकि सिर्फ इसी साइड दे रखे हैं, दूसरी साइड तो कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन ठीक है, एनफ है। चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं। और मैं कह रहा था आपको कि जो OBRM है वो फुल्ली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, तो ये वाला बटन है जो आपको प्रेस करना पड़ता है, तो फिर ये फोल्ड होते हैं। जैसे अभी देख सकते हो अभी ये ओपन हो रखा है, तो मैं जैसे ही ये बटन प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएंगे, ये बंद हो गए। तो ये बटन दबाने पर ही बंद होते हैं और बटन दबाने पर ही खुलते हैं। हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए उन्होंने माइक यहाँ दे रखा है,
थोड़ा सिर से थोड़ा सा ऊपर है ये, तो जब भी आप कॉल करते हो तो कॉलिंग में दिक्कत नहीं आती है, क्लियर कट आवाज़ जो है वो आपकी जाती है और आप सुन सकते हो फ़ोन के ऊपर। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आप अगर ये वाला बटन प्रेस करते हो तो अलग अलग आपको इसमें रीडिंग्स दिखाता है। अभी जो रीडिंग दिखा रहा है वो माइलेज का दिखा रहा है। मेरी गाड़ी 9866 किलोमीटर चल चुकी है और ये गाड़ी मैंने आज से 7 महीने पहले ली थी, 2021 मॉडल है ये, और 7 मंथ्स में मैं इसे अप्रॉक्सीमेट 10,000 क्रॉस करने जा रही है। सर्विस भी ड्यू हो जाएगी मेरी 10,000 क्रॉस करते ही। और जो माइलेज है, ये माइलेज इसका, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ तो मेरी गाड़ी यहाँ पे तीसरे गियर में ज़्यादा चलती है, तो तीसरे गियर में जो है वो माइलेज कम हो जाती है। तो विद एसी जो है इसकी माइलेज 13 से 14 के बीच में मिलती है। अभी ये 16 दिखा रहा है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो एसी जो है वो लगभग बंद कर दिया है, सिर्फ दोपहर के टाइम पे एसी चलता है। तो अभी माइलेज 15.9 दिखा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट इतनी ही माइलेज देता है ये यहाँ पे। सिटी में भी लगभग अगर ये विद एसी चलाते हो तो इतनी ही माइलेज देता है। और कंपनी कहती है कि इसका जो माइलेज है वो 21 का है, तो 21 का जो माइलेज है वो आपको 21 के आसपास ही मिलता है। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी जो है आपकी विदाउट एसी चल रही है तो 22 के आसपास माइलेज मिलता है, और अगर आप विद एसी चला रहे हो तो 20 और 21 के बीच में मिलता है माइलेज। और वही अगर आप सिटी में चला रहे हो तो विद एसी ये 16-17 की माइलेज देती है और विदाउट एसी ये 18-19 के बीच में माइलेज देती है। तो माइलेज इसका नॉर्मल है। अगर आप कहते हो कि माइलेज बहुत अच्छा है तो भी मैं इसे नहीं मानता, और माइलेज अगर इसका बुरा है तो भी नहीं मानता। जस्ट सो है माइलेज, कोई बुरा नहीं है। इसके दबाता हूँ बटन तो ये आगे आपका दिखा देता कि भाई जो पेट्रोल है वो कितना चलेगा, मेरा इस ट्रिप में कितना चल चुका है। अभी मुझे पूरे इसके कंट्रोल का मुझे मालूम भी नहीं है। अभी जितना पेट्रोल इसमें बचा हुआ है उस हिसाब से ये 200 किलोमीटर तक चल जाएगी। नोब, गियर नोब जो थोड़ी फैंसी बना रखी है इन्होंने। मैं बात करूँ अगर स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इन्होंने इस बार टिल दे रखा है इस गाड़ी में। ये नीचे एक लॉक लगा हुआ, आप इस लॉक को नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद आप अपने स्टीयरिंग को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखा हुआ, मुझे वैसे ही कंफर्टेबल लगता है। इसमें इन्होंने ऑटोमेटिक एसी दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑटोमेटिक एसी है। साथ में आपको एसी के नीचे जस्ट एक USB ऑप्शन मिल जाता है और प्लस सिगरेट लाइटर चार्जर जो है उसका ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर नहीं आता है क्योंकि ये स्पोर्ट्स पेट्रोल मैनुअल वर्जन में है, इससे जो हायर मॉडल है उसमें आता है। साथ में इन्होंने रियर वेंट एसी भी दे रखा है। ये एलीट i20 में भी था, वरना में भी था और इसमें भी दे रखा है, तो ये अच्छा फीचर है पीछे वालों के लिए और दिक्कत नहीं होती गर्मी के मौसम में। इसकी जो सीट है, ड्राइवर सीट जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है, और जो को ड्राइवर सीट है वो सिर्फ आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जो इसमें इन्होंने हेडरेस्ट है वो सीट के साथ ही फिट कर रखा है, अलग से नहीं है इसका। लेकिन इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरा इसकी तरफ ध्यान नहीं होता, मैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठता हूँ। को ड्राइवर साइड में इन्होंने मिरर दे रखा है, ग्लव बॉक्स का ऑप्शन नहीं दे रखा है। जो लैंप है वो सेंटर में दे रखा है, इसको 2 साइडों में डिवाइड करना चाहिए था। सेंटर में जो है वो तो है ही, लेकिन जो फ्रंट सीट के लिए है वो भी अलग से होना चाहिए था। सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं, ड्राइवर सीट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। हम 5 दिन के टूर पे गए थे लाहौल स्पीति में, तो हमें बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हमने 10-10 घंटे भी ड्राइव किया और आराम से बैठे रहे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ये गाड़ी मारुति स्विफ्ट से थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन ये एक्चुअल में छोटी है नहीं। कंपनी ने इसका जो कैबिन है वो बड़ा कर रखा है, लेकिन बूट स्पेस थोड़ा कम कर रखा है। तो बूट स्पेस इसका इतना भी छोटा नहीं है कि 5 लोगों का सामान ना आए। हम 4 आदमी गए थे लाहौल स्पीति के ट्रिप पे, और 4 आदमी का जो 1 हफ्ते का लगेज था वो पूरी तरह से इसमें एडजस्ट हो रखा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, और हम 4 आदमी आराम से बैठ कर गए इस गाड़ी में। जब भी कोई आदमी गाड़ी लेता है तो सबसे पहले उसकी लुक देखता है, भाई की लुक कैसी है। लुक देखने के बाद उसकी माइलेज वगैरह देखता है। तो मैंने जब इसकी लुक देखी तो मुझे लुक इसकी बहुत अच्छी लगी। पीछे से आई कैचिंग लुक है इसकी, आगे से भी इसकी लुक अच्छी है। हालांकि जो मारुति स्विफ्ट है उसकी लुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छी लगी तो मैंने इसी को लिया, क्योंकि इसकी और मारुति की माइलेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 21 की माइलेज कंपनी बता रही थी, तो ज़्यादा बुरी भी नहीं है। ये इसकी फ्रंट लुक है। इसमें फ्रंट लुक में आप देखोगे कि इसमें इन्होंने जो LEDs दे रखी हैं इस डिज़ाइन में दे रखी हैं। ये शुरू में तो अच्छी लगती थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती। लेकिन ठीक है, ये कुछ हटके इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है इस बार ग्रैंड i10 नियोस में। ग्रिल बहुत अच्छी है इसकी।
ये बटन है हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट के लिए। इसमें आप अपनी हेडलाइट की जो एडजस्टमेंट है वो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये है इसका AC बेंट्स, स्पोर्टी लुक में बना रखे हैं इस बार इन्होंने, कुछ हट के बनाया हुआ है, अच्छा लगता है दिखने में। अब अगर मैं बात करूं इसके ड्रॉबैक्स की, तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक्स है इसका रिवर्स गियर है। 10 में से 4 बार रिवर्स गियर इसका अटकता है। और मैंने इसको सर्विस सेंटर में भी दिखाया था, क्लच की सेटिंग उन्होंने की थी लेकिन उनसे हुई नहीं। और उन्होंने एक गोली दे दी भाई कि आप अपनी गाड़ी को 2-4 इंच पहले आगे कर लिया करो, फिर उसके बाद रिवर्स गियर डाल दिया करो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया और मैंने भी सोचा कि भाई ये बंदे ट्रेंड नहीं है तो रहने देते हैं, कोई और फॉल्ट ना डाल दें। पर फॉल्ट जिस दिन अगर मेजर प्रॉब्लम आ गई फॉल्ट तो मैं उसी दिन बताऊँगा उनको। अगर मैं सेकंड ड्रॉबैक की बात करूँ तो ये जो रियर व्यू मिरर दे रखा है इन्होंने, ये थोड़ा सा नीचे दे रखा है। प्लेन पे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं और लेफ़्ट कट ले रहे होते हैं, या फिर मैं उतर रहा हूँ ढलान पे और लेफ़्ट कट ले रहा हूँ, तो मुझे फिर रोड नज़र नहीं आता है, फिर ये मिरर नज़र आता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अभी ये थोड़ा सा जहाँ पे ओम का साइन है इस यहाँ तक होना चाहिए था, मतलब कि ये 1.5 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए था। इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताऊँ तो सस्पेंशन का इशू मुझे लगता है। अगर छोटा भी गड्ढा भी आता है तो वो भी बहुत अच्छा से महसूस होता है। जब गाड़ी रफ़ रोड पे चलती है तो गड्ढे जो हैं वो बहुत अच्छे महसूस होते हैं, पता चलता है कि भाई गड्ढा आया। तो ये सस्पेंशन का इशू है। तो ये i20 में नहीं था, वरना में भी नहीं था, लेकिन इस गाड़ी में ये ड्रॉबैक है इसका, ये प्रॉब्लम है इसमें। एक और प्रॉब्लम है जो मैंने सर्विस सेंटर में दिखाई थी लेकिन उनके पास इसका सोल्यूशन नहीं था। जो ये इसका रियर वेंट AC है, ये अगर आप हिलाओ तो ये हिलता है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ज़ोर से हिला दिया तो कहीं छूट ही ना जाए ये। तो सर्विस सेंटर में दिखाया था लेकिन उन्होंने कहा कि ये जैसे है वैसे ही रहने दो, इसको छेड़ना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है, थोड़ा सा हिलाओ तो हिलता है ये। अब अगर मैं एक और ड्रॉबैक की बात करूँ तो इसमें जो बम्पी रोड्स हैं, बम्पी रोड्स पे कभी कभी खटखट की आवाज़ आती है। तो हर टाइम नहीं आती, कभी कभी आती है। तो पहले तो मुझे लगा शायद कि भाई पीछे प्लास या फिर रेंच वगैरह रखा है तो उसकी वजह से आती होगी, लेकिन जब गाड़ी बिल्कुल खाली थी तो उस टाइम भी महसूस आती थी। आजकल नहीं आती है, पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या था उसमें जिसकी वजह से आवाज़ आती थी। और एक और ड्रॉबैक की बात करूँ, अगर मैं 50 या 60 की स्पीड से अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूँ तो इसमें जो टायरों की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आती है, मतलब इरिटेट करती है ये आवाज़ आपको। अगर आप लो वॉल्यूम पे अगर म्यूज़िक सुनना चाहो तो उस टाइम फिर म्यूज़िक की आवाज़ कम और टायरों की जो आवाज़ है वो ज़्यादा आती है। ऐसा लगता है जैसे आप मोटरसाइकिल या स्कूटर के ऊपर जा रहे हो, तो सीधी हवा जो है वो कानों में पड़ रही है। इसमें से आवाज़ आती है और कानों में अच्छी तरह से चुभती है। तो ये आवाज़ वाला जो प्रॉब्लम है ये मैंने तो महसूस किया है, किसी और ग्रैंड आइटन वाले ने महसूस किया मुझे पता नहीं, पर ये आवाज़ इसकी इरिटेट करती है। अब समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आती है। अब मैं सोच भी रहा था कि मैं शायद डैम्पिंग करा लूँ, लेकिन डैम्पिंग कराने से भी इसकी ये साउंड जाएगी नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और डैम्पिंग का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ख़र्चा भी करा लूँ उसके बाद आवाज़ भी ना जाए तो फ़ायदा क्या फिर। तो दोस्तों यही सब था ग्रैंड आइटन न्यूज़ के रिव्यूज़ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।